हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एकेटीयू यूनिवर्सिटी का जो एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का जो 7th पेपर है, दैट इज बीएमबी 2007। जो 7वां पेपर है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, इसका 2025 का जो आया हुआ क्वेश्चन पेपर है, इसका सॉल्यूशन हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एंड इस सीरीज में आज मेरा 4th लेक्चर वीडियो है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये जो सब्जेक्ट है, इस पे मेरा चौथा लेक्चर वीडियो है। आपने देखा होगा क्वेश्चन पेपर तो काफी लेंदी है, तो इसको मैं पार्ट्स में डिस्कस कर रही हूँ। जैसे जो फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने सेक्शन ए डिस्कस किया, सेकंड पार्ट में सेक्शन बी डिस्कस किया, एंड उसके बाद सेक्शन थर्ड पार्ट में भी सेक्शन बी एंड सी डिस्कस किया। इस समय हम लोग सेक्शन सी के जो क्वेश्चन हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम उसी के आगे और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो इस पेपर के डिस्कस करेंगे। एंड इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर एमबीए सेकंड सेमेस्टर का पूरा कंटेंट आपको एक साथ एक जगह, आठों डिफरेंट सब्जेक्ट के नोट्स, लेक्चर वीडियो, पीवाईक्यू एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, तो ये पूरा कंटेंट आपको एक साथ एक जगह चाहिए, तो वो कहाँ पे मिल जाएगा, तो ये भी मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। जरूर वीडियो को अंत तक देखिएगा। एंड लेक्चर यूजफुल लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन पेपर, पहले भी दिखा चुकी हूँ। क्वेश्चन पेपर है सेक्शन ए, 7 क्वेश्चन होते हैं दो दो नंबर के। सेक्शन बी 5 क्वेश्चन होते हैं, 3 करने होते हैं। सारे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ पिछले 3 पार्ट्स में। ठीक है, एंड पिछले लेक्चर में मैंने सेक्शन सी शुरू किया था, जिसका मैंने पहला क्वेश्चन नंबर थर्ड का पहला पार्ट हम डिस्कस कर लिए थे। आज हमें क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो बी पार्ट है वो डिस्कस करेंगे, एंड क्वेश्चन नंबर 4 इसके आगे मतलब डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो आज हमें सेक्शन सी से शुरू करना है। सेक्शन सी में जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 पार्ट है, एक करना है। इसका फर्स्ट पार्ट मैं पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ, आज हम लोग सेकंड पार्ट से शुरू करेंगे। तो देखिए, सेक्शन सी का तीसरा क्वेश्चन का जो बी पार्ट है वो क्या है। प्रिपेयर अ सिंपल कॉस्ट शीट। आपको एक सिंपल कॉस्ट शीट बनानी है। एक्सप्लेन कंपोनेंट ऑफ टोटल कॉस्ट एंड क्लासिफिकेशन। टोटल कॉस्ट के जितने कंपोनेंट हैं उनको एक्सप्लेन करना है, उनका क्लासिफिकेशन डिस्कस करना है। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन। तो चलिए करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना होगा व्हाट इज कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट क्या होती है, फिर उसका आप फॉर्मेट बनाएंगे। प्रॉपर स्केल से आपको फॉर्मेट बनाना है, सारे कंपोनेंट लिखेंगे, एंड उसके बाद आप लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं विद एग्जाम्पल आप डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो कॉस्ट शीट होती क्या है। तो कॉस्ट शीट इज अ स्टेटमेंट जिसमें डिफरेंट जो कंपोनेंट ऑफ टोटल कॉस्ट होते हैं। टोटल कॉस्ट यानी कैलकुलेट करने के लिए आप जिन जिन खर्चों को आपने जोड़ा है, जिन जिन कॉस्ट को कंसीडर किया है, वो सारी कॉस्ट डिटेल में प्रॉपर सीक्वेंस में लिखी जाती है कॉस्ट शीट में। एंड कॉस्ट शीट की मदद से यू कैन कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है उसकी कॉस्ट निकाल सकते हैं, सर्विस जो रेंडर की जा रही है उसकी कॉस्ट निकाली जाती है। ठीक है, तो कॉस्ट शीट इज अ स्टेटमेंट विच हेल्प इन कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है, सर्विस की कॉस्ट है, उसको कैलकुलेट करने के लिए वी मेक दिस स्टेटमेंट। एंड इस स्टेटमेंट में वी सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड ऑल द कॉस्ट विच आर इनकर्ड इन मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में जितनी कॉस्ट लगी है उसको सिस्टमैटिक वे में इसमें लिखा जाता है। दिस इज कॉस्ट शीट। तो देखिए लिखा है, कॉस्ट शीट वो स्टेटमेंट है जिसमें डिटेल ब्रेकडाउन आपको मिलता है टोटल कॉस्ट का, प्रोडक्शन का, सेल्स का। ठीक है, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट जो होता है ना, एक सेकेंड मैं आपको फॉर्मेट बताती हूँ। आप ऐसे करके बनाएंगे, ये दिख रहा है ना, ऐसे करके होगा। ठीक, एक कॉलम होगा पर्टिकुलर्स का, ये पर्टिकुलर्स का, फिर ये अमाउंट का कॉलम। ठीक है, अब इस अमाउंट के कॉलम में अगर रिक्वायरमेंट है तो 2 अमाउंट कर सकते हैं। एक अमाउंट होगा पर यूनिट का और एक होगा टोटल का। ठीक है, ऐसे करके कर सकते हैं, और ऊपर आप लिख दीजिएगा कॉस्ट शीट है। ठीक, तो ये सिंपल सा फॉर्मेट होता है। फिर इसके बाद ये जो कंपोनेंट है आप इसमें लिखते हैं। ये तो ये सिंपल सा फॉर्मेट है। एक्चुअली मैंने यहाँ पे स्केल से ऐसे नहीं वो किया है, इसलिए मैंने ये फॉर्मेट है। अब इसके अंदर क्या क्या लिखा जाता है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड एक्सपेंसेस, इन तीनों का सम क्या होता है, प्राइम कॉस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट, और इसी सीक्वेंस में लिखा जाता है। वीडियो लेक्चर में मैंने डिटेल में पढ़ा है, इसी सीक्वेंस में, सीक्वेंस चेंज नहीं किया जाता है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस को सम करते हैं तो आता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइम कॉस्ट अलग से भी पूछा जाता है। और कंपोनेंट ऑफ टोटल कॉस्ट की बात करें तो
तो 4 मेन कंपोनेंट होते हैं। एक होता है प्राइम कॉस्ट, एक होता है फैक्ट्री कॉस्ट, एक होता है ऑफिस कॉस्ट, फिर आता है आपका टोटल कॉस्ट। तो आपके टोटल कॉस्ट में ये सारी चीजें होती हैं। तो पहला होता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट क्या होता है? प्राइम कॉस्ट सम होता है किसका? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस का सम होता है। इसका अमाउंट आप इधर लिखेंगे। फिर आप इसमें ऐड करते हैं क्या? फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड मतलब होता है कि फैक्ट्री का इनडायरेक्ट मटेरियल, ओवरहेड मतलब होता है इनडायरेक्ट खर्चे। फैक्ट्री ओवरहेड मतलब क्या होता है? फैक्ट्री का इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस फैक्ट्री का इनडायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इनको जोड़ेंगे तो आता है वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट का दूसरा नाम है फैक्ट्री कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट भी इसे कहते हैं। आपको सारे नाम पता होने चाहिए क्योंकि किसी भी दूसरे नाम से भी पूछ सकते हैं। तो वर्क कॉस्ट कहिए, फैक्ट्री कॉस्ट कहिए, प्रोडक्शन कॉस्ट कहिए, बात एक ही है। फिर इसमें ऐड किया जाता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ठीक है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड मतलब ऑफिस का इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस ऑफिस का इनडायरेक्ट लेबर प्लस ऑफिस का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलिए चाहे इसको ऑफिस कॉस्ट बोलिए, ठीक है, ये आएगा। अब इसमें ऐड किया जाता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड मतलब सेलिंग का इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस सेलिंग का इनडायरेक्ट लेबर प्लस सेलिंग का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, ये जोड़ेंगे तो आपका निकल के आ जाता है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। तो ये बनता है पूरा फॉर्मेट कॉस्ट शीट का। ये आप स्केल से प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ये सारी बातें लिखेंगे। तो दिस इज कॉस्ट शीट, ये पूरा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट होता है। एंड जब इसके कंपोनेंट जो पूछे गए हैं, कंपोनेंट बेसिकली होता है प्राइम कॉस्ट, ऑफिस प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट, ये सब इसके कंपोनेंट है। ये आप डिटेल में लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे कि फैक्ट्री का जो इनडायरेक्ट मटेरियल है उसमें क्या क्या आता है, मतलब फैक्ट्री में जो इनडायरेक्ट जो भी मटेरियल्स यूज हो रहे हैं, इनडायरेक्टली जो लेबर एम्प्लॉयड है फैक्ट्री में, इनडायरेक्ट जो खर्चे हैं फैक्ट्री के, वो सब आप डिटेल में लिखेंगे। मैंने वीडियो लेक्चर में पढ़ाया है, ठीक है। और इसके साथ ही और भी कंपोनेंट है, जैसे डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट मतलब जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों का सम होता है प्राइम कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब ओवरहेड कहते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट को ओवरहेड कहा जाता है, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये सारी बातें आप इसमें डिटेल में लिखिए। 7 नंबर का क्वेश्चन है, आपको डिटेल में लिखना है, ठीक है। चलिए, तो दिस वाज द थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ने से पहले ना अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको एमबीए सेकंड सेमेस्टर का पूरा कंटेंट एक साथ एक जगह कहाँ मिल जाएगा। तो मेरी एप्लीकेशन है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। तो मेरी एप्लीकेशन पे आपको एमबीए सेकंड के जो 8 डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, इनका पूरा कंटेंट एक साथ एक जगह मिल जाएगा। आपको एक बार मैं अपनी एप्लीकेशन पे ले चलती हूँ एंड वहां पे आपको कंटेंट दिखाती हूँ। तो दिस इज माय एप्लीकेशन, ये मेरी एप्लीकेशन है। जब आप कोर्स के सेक्शन में जाएंगे तो पहला ही कोर्स आपको एमबीए सेकंड सेमेस्टर का मिलेगा, ठीक है। तो इसका कंटेंट मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ। इसको जब ओपन करेंगे तो जो 8 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके सेपरेट फोल्डर बने हुए हैं, ठीक है। ऐसे करके सारे सब्जेक्ट के ऐसे डिफरेंट फोल्डर्स बने हुए हैं। जब आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जो फोल्डर है उन्हें ओपन करेंगे तो उसके अंडर में, जैसे एक ओपन करके दिखाती हूँ, जैसे मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ओपन किया है तो इसके अंदर आपको 4 ऐसे डिफरेंट फोल्डर मिलेंगे। एक नोट्स, एक लेक्चर वीडियो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक पीवाईक्यू, ऐसे करके मिलेगा। जैसे आपको लेक्चर वीडियोस के नोट्स ओपन करके दिखाती हूँ, तो ऐसे मैंने यूनिट वाइज आपको पूरा कंटेंट ऐसे यूनिट वाइज मिल जाएगा। यूनिट 2, इसके बाद यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5, ठीक है। तो पूरा कंटेंट सिस्टमैटिक वे में सीक्वेंस में आपको पूरा कंटेंट इसमें मिलेगा, जो आपके एग्जाम की तैयारी के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। काफी स्टूडेंट ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं, अपनी पढ़ाई शुरू कर चुके हैं। तो आप भी अगर कंफ्यूज हैं कि कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, नोट्स नहीं बन पाए हैं अभी तक, ठीक है, टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहे हैं, तो आप ये कोर्स रेफर कर सकते हैं एंड अपनी एग्जाम की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट वगैरह हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, नहीं तो टेलीग्राम पे पिंग कर सकते हैं, ओके। तो चलिए फिर वापस चलते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी 2 पार्ट है, एक करना है आपको, यूनिट 2 से क्वेश्चन है ये, कि अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इन दोनों में से एक करना है। पहला है कि यूजिंग सीवीपी एनालिसिस, सीवीपी एनालिसिस यूज करके एक्सप्लेन
how a firm should make or buy decision when a key factors such as limited labor are constrain production. ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि सीवीपी एनालिसिस से ये क्वेश्चन है कि सीवीपी एनालिसिस में किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से मेक और बाय डिसीजन, एक इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। देखिए सीवीपी एनालिसिस जो होता है ना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं सीवीपी एनालिसिस को यूज करके। तो इसमें से एक इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है मेक और बाय डिसीजन। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि सीवीपी एनालिसिस यूज करके आपको एक्सप्लेन करना है कि कैसे फर्म मेक और बाय डिसीजन लेती है। ठीक है, जब यहाँ पे एक की फैक्टर, एक लिमिटिंग फैक्टर दिया गया है, मतलब ये मेक या बाय डिसीजन किस तरह से लेती है ये एक्सप्लेन करना है। बट इसमें एक कंस्ट्रेन है, एक रिस्ट्रिक्शन है कि यहाँ पे जो लेबर आर है दैट इज लिमिटेड, लिमिटेड लेबर आर है, तो किस तरीके से डिसीजन लिया जाएगा ये आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो मैंने अपने वीडियो लेक्चर में डिटेल में सीवीपी एनालिसिस पढ़ाया है, सीवीपी एनालिसिस से कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं वो सब बताया है। इसमें मेक एंड बाय डिसीजन भी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो देखिए सीवीपी, सीवीपी एनालिसिस का मतलब होता है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, यानी कॉस्ट वॉल्यूम को चेंज करेंगे तो प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, प्रॉफिट या वॉल्यूम इतना चाहिए तो कॉस्ट क्या होनी चाहिए, कॉस्ट एंड प्रॉफिट इतना है तो वॉल्यूम कितना होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली इंटर रिलेशनशिप स्टडी करते हैं हम सीवीपी एनालिसिस में। तो सीवीपी एनालिसिस में हम मेक और बाय डिसीजन लिया जा सकता है। ठीक है, लेते हैं, उसके लिए सीवीपी एनालिसिस यूज करते हैं। बट इसमें एक लिमिटिंग फैक्टर दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे लिमिटेड है लेबर आर, जो लेबर आर है वो लिमिटेड है। ठीक है, तो आपको बताना है किस तरीके से डिसीजन लिया जाता है। ठीक, तो इसके जो स्टेप्स होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला है क्या है कि आइडेंटिफाई करिए कि लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया ही है कि लिमिटिंग फैक्टर क्या है, लेबर आर। तो वही है आइडेंटिफाई द लिमिटिंग फैक्टर। यहाँ पे दिया गया है कि लेबर आर, लेबर कितने घंटे काम करेगा, ये लिमिटिंग फैक्टर है। फिर उसके बाद निकाला जाता है कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सब वीडियो में पढ़ा है। तो उसके बाद निकालते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, तो वो निकाला जाएगा। फिर इसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट, तो वही है कॉन्ट्रीब्यूशन पर लेबर आर निकाला जाता है। तो बेसिकली कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट और जो लिमिटिंग फैक्टर है, यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर क्या है, लेबर आर पर यूनिट, तो ये निकालते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो फिर ये आपने निकाल लिया। इसके बाद अब इसके बेसिस पे वी मेक डिसीजन कि हमें कोई प्रोडक्ट मेक करना चाहिए या बाय करना चाहिए। मतलब कोई फैक्ट्री है, उसे कोई, कह लीजिए कोई प्रोडक्ट है, वो अपने यहाँ पे खुद बनाना चाहिए या बाहर से उसे बाय करके मतलब अपने यहाँ पे यूज करना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप के जो डिसीजन होते हैं वो ऐसे लिए जाते हैं। तो फिर उसके बाद चौथा स्टेप क्या है, कंपेयर किया जाएगा मेक एंड बाय ऑप्शन। मेक एंड बाय ऑप्शन को कंपेयर करेंगे। अगर कॉस्ट ऑफ बाइंग, खरीदने की कॉस्ट अगर कम आ रही है, ठीक है, एक बार पेन ले लेती हूँ। अगर कॉस्ट ऑफ बाइंग, खरीदने में खर्चा कम आ रहा है एज कंपेयर टू द रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ मेकिंग, ठीक है, कॉस्ट ऑफ बाइंग कम आ रहा है एज कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ बाइंग, ये क्या है, बाइंग को हम कंपेयर कर रहे हैं मेकिंग से। अगर कॉस्ट ऑफ बाइंग कम आ रहा है कॉस्ट ऑफ मेकिंग से, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें बाय करना चाहिए ना। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज करिए कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है, कार कार को बनाने में बहुत सारी चीजें लगती हैं, जैसे टायर हुआ, सीट कवर, सीटें, और भी बहुत सारी चीजें हैं। सपोज करिए एक कंपनी है, वो सोचती है कि मैं जो जो कार में जो सीट्स वगैरह लग रही हैं, सीट कवर लग रहा है, ठीक है, इसको, एक ऑप्शन है कि वो खुद बनाए, दूसरा ऑप्शन क्या है कि वो बाहर से उसे खरीदे। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन है। तो इस टाइप का डिसीजन कि मेक करें, अपने पास बनाएं कि बाहर से खरीदें, तो इस टाइप के डिसीजन सीवीपी एनालिसिस से लिए जाते हैं। तो अगर कॉस्ट ऑफ मेकिंग कम आ रहा है, कॉस्ट ऑफ बाइंग ज्यादा आ रहा है, तो फिर मेक किया जाएगा, बनाया जाएगा। ठीक है, तो दोनों को कंपेयर किया जाता है, दोनों में जिसमें खर्चा कम आ रहा होता है। इसमें लिमिटिंग फैक्टर भी दिया है कि लिमिटिंग फैक्टर को ध्यान में रखते हुए दोनों में से खर्चा जिसमें कम आ रहा है वो डिसीजन ऑप्ट किया जाता है। इफ मेकिंग गिव्स हायर कंट्रीब्यूशन, अगर बनाने में हायर कंट्रीब्यूशन हो रहा है पर लिमिटिंग फैक्टर, तो मेक किया जाता है। ठीक है, अगर मेकिंग करने में हायर कंट्रीब्यूशन, ये आपने निकाला है ना कंट्रीब्यूशन, अगर बनाने में हायर कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर आ रहा है तो बनाया जाता है। तो इस तरीके से डिसीजन लिया जाता है। बट इसके अलावा कुछ और, ये तो क्वांटिटेटिव फैक्टर हो गया, लेकिन इसके अलावा कुछ और
क्वालिटेटिव फैक्टर भी कंसीडर किए जाते हैं। जैसे आप जब सामान बाहर से खरीदेंगे, जैसे सीट कवर या सपोज करिए टायर आप बाहर से खरीदेंगे, तो क्वालिटी सही होगी कि नहीं। आपकी कार बहुत अच्छी आपने बनाई, लेकिन अगर सीट कवर ठीक नहीं मिला या टायर ठीक नहीं मिले, तो आपकी कार का जो ब्रांड है वो खराब होगा ना। तो इसीलिए कुछ क्वालिटेटिव फैक्टर भी कंसीडर किए जाते हैं, जैसे क्वालिटी कैसी है जो हम बाहर से अगर खरीदेंगे, रिलायबिलिटी ऑफ सप्लायर, सप्लायर से जो हम सामान ले रहे हैं उसकी रिलायबिलिटी क्या है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी क्या है, ठीक है। तो ये कुछ क्वालिटेटिव फैक्टर भी कंसीडर किए जाते हैं। तो इस तरीके से सीवीपी एनालिसिस में डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। तो डिसीजन रूल क्या होता है, डिसीजन रूल होता है कि वो अल्टरनेटिव चूज किया जाता है जहां पे विच मैक्सिमाइजेस द टोटल कंट्रीब्यूशन अंडर द कंस्ट्रेंट, जिसमें टोटल कंट्रीब्यूशन लिमिटिंग फैक्टर को कंसीडर करते हुए टोटल कंट्रीब्यूशन जिसमें ज्यादा होता है वो कंसीडर करते हैं, ठीक है। और इस तरीके से प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते हैं, ठीक। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑन सीवीपी एनालिसिस। ये जो टॉपिक है ना सीवीपी एनालिसिस, ये एग्जाम में जरूर करके जाइएगा। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन एनालिसिस, सीवीपी एनालिसिस, ठीक है, इसकी डिसीजन मेकिंग, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एंड इट्स रोल इन सीवीपी एनालिसिस। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, इसका क्या रोल है सीवीपी एनालिसिस में, ये एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो बता दो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक सेपरेट यूनिट है मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एडिशनल यूनिट, यानी एक एडिशनल यूनिट बनाने में और कितना एडिशनल खर्चा आता है, इसको कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। और ये कॉन्सेप्ट ना, मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन मार्जिनल कॉस्टिंग की मदद से लिए जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे प्लानिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग मदद करता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है, एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट, एक एडिशनल यूनिट बनाने में कितना और खर्चा आता है, एक्स्ट्रा खर्चा आता है, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट बेसिकली क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट ही होती है, वेरिएबल कॉस्ट ही होती है। फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहती है शॉर्ट रन में। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, चेंज इन टोटल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या है, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। ये डेल्टा मतलब क्या होता है, डेल्टा मतलब होता है चेंज, ये देखिए लिखा है डेल्टा टीसी, यानी चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। डेल्टा टीसी मतलब चेंज इन टोटल कॉस्ट चेंज इन क्वांटिटी। टोटल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का सम होती है, ठीक है। अब बात करते हैं, तो ये हमने मार्जिनल कॉस्ट एक्सप्लेन कर लिया। अब बात करते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट का क्या रोल है सीवीपी एनालिसिस में। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कंट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन इज सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। प्लस कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन एनालिसिस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मार्जिनल कॉस्ट है ना, इट हेल्प इन डिटरमाइनिंग कंट्रीब्यूशन। मार्जिनल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन को डिटरमाइन करने में मदद करता है, प्लस विच इज द फाउंडेशन ऑफ सीवीपी एनालिसिस। और ये कंट्रीब्यूशन जो है सीवीपी एनालिसिस का फाउंडेशन है, और मार्जिनल कॉस्ट वहीं से तो पता चलता है, ठीक है। प्लस मार्जिनल कॉस्ट हेल्प इन ब्रेक इवन एनालिसिस एंड प्रॉफिट प्लानिंग। मार्जिनल कॉस्ट ब्रेक इवन एनालिसिस में मदद करता है, प्रॉफिट प्लानिंग में मदद करता है। बहुत सारे प्राइसिंग डिसीजन लिए जाते हैं अंडर कॉम्पिटिटिव कंडीशन विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। प्लस मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में ही मेक और बाय डिसीजन, सामान खुद बनाए या बाहर किसी सप्लायर से खरीद लें, ठीक है। एक्सेप्ट या रिजेक्ट ऑर्डर, कोई ऑर्डर हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि रिजेक्ट करना चाहिए। हमें कोई अपना बिजनेस डोमेस्टिक ही रखना चाहिए कि डोमेस्टिक के साथ इंटरनेशनल लेवल पे भी जाना चाहिए। हमें अपना प्रोडक्ट मिक्स क्या रखना चाहिए, मतलब हमें प्रोडक्ट ए बी सी रखना चाहिए या ए बी डी रखना चाहिए प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट मिक्स क्या होने चाहिए। तो इस टाइप के बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन मार्जिनल कॉस्टिंग की मदद से लिए जाते हैं, ठीक है। इस पर मैंने न्यूमेरिकल भी कराया है वीडियो लेक्चर में, तो वो रेफर करिएगा। तो इसीलिए मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सीवीपी, मतलब सीवीपी एनालिसिस में बहुत मदद करता है, ठीक है। देखिए मैं लिखा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन एनालाइजिंग हाउ चेंज इन कॉस्ट एंड वॉल्यूम इफेक्ट प्रॉफिट। कैसे कॉस्ट और वॉल्यूम में अगर चेंज किया जाए तो प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट पड़ता है, इसकी स्टडी करने में मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट मार्जिनल कॉस्टिंग। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो ये सारी बातें आप लिखेंगे, 7 नंबर का क्वेश्चन है, डिटेल में लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, सीवीपी तो करना ही है, ठीक है। तो ये सारा बातें लिखेंगे इसमें। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।
एंड लेक्चर यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।